हेलो एवरीबॉडी। 2024 जनरल इलेक्शंस के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं। ओपिनियन पोल्स की माने तो 64% वोटर्स नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए टॉप चॉइस मानते हैं। वहीं राहुल गांधी को सिर्फ 70% वोटर्स। अगर हम इसे कंपेयर करें साल 2019 के इलेक्शन से, तो मोदी जी का वोट शेयर बढ़ा है, वहीं राहुल गांधी का वोट शेयर घटा है। अब इन ओपिनियन पोल्स को इस कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं बता सकते, लेकिन इससे हमें एक ब्रॉडर पिक्चर नजर आ जाती है कि राहुल गांधी को ज्यादातर पब्लिक एक बेटर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं समझती। आज इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है कि वो अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं जीत पाए, और ये भी जानेंगे कि उनके अलावा कौन है कांग्रेस में जो कि एक टफ कंपटीटर होगा मोदी जी के अगेंस्ट इलेक्शंस में। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं द हेलो इफेक्ट की। अभी ये एक फिनोमेना है जहाँ पे हम किसी भी इंसान के सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं, चाहे हमें उस इंसान के बारे में कुछ पता ही ना हो। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा स्कोर करता है तो हम ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि वो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करेगा। सेम अगर एक पॉलिटिशियन कैरिज्मेटिक है और पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी अच्छा है, तो उसे ओवरऑल एक बेटर लीडर अज्यूम किया जाता है बाकी कंपेटिटर्स से। इसके रिवर्स इफेक्ट भी है कि अगर एक पॉलिटिशियन स्पीचेस अच्छी नहीं दे पा रहा अपनी रैलीज के दौरान, तो आम जनता उसे एक बुरे पॉलिटिशियन की तरह अज्यूम कर लेती है। और राहुल गांधी के साथ यही हो रहा है। उनकी स्पीचेस का कारण उनका वोटर बेस काफ़ी कम होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। उनकी कुछ स्पीचेस आप भी जरा सुनिए। भैया ही अपने सीआरपीएफ वाले से कह दो कि तमाशा ना करो, तमाशा कर दो। मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देख, ओए वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो एक क्रिकेट। ये पीछे से बंदा आएगा जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे डंडा लिए खड़ा होगा, अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है वो पता लगाएगा, और फिर जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा। और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो कि मोस्टली एक नाकाम यात्रा ही रही है। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और इसकी शुरुआत में वो मिलने गए थे डीएमके के एमके स्टालिन से। कन्याकुमारी में वो जॉर्ज कॉर्नेया से मिलते हैं। No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. He is the real God. As we globally, God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया। சிங்கிய நம்மகிட்ட தொத்திடக்கூடாது, நம்ம செருப்பு போடுறோம். தேவியால நமக்கு சொறி சிறங்கெல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு, இந்த பூமாதேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு, चोरी पिടിக்கும்। साथ ही साथ वो एसपी उदय कुमार से भी मिल के आए, जिसने कई बार फॉरेन डोनेशन लेके तमिलनाडु को इंडिया से काटकर अलग करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उनकी यात्रा में सलील शेट्टी भी शामिल थे, जो कि ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट है, जिसे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करती है। ये बड़ी आयरॉनिक सी बात है कि इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इसमें आप कन्हैया कुमार, एमके स्टालिन और एसपी उदय कुमार जैसे लोग को इन्वाइट कर रहे हैं, जो कि इंडिया के टुकड़े करना चाहते हैं। साथ ही साथ रेडिकल क्रिश्चियन से मिलके आ रहे हैं, जो कि कई सारे लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। और ये रेडिकल क्रिश्चियंस की बात है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि साउथ इंडिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर कन्याकुमारी का ये एग्जाम्पल ले ले तो सन 1951 में वहाँ 61% हिंदूज रहते थे, जो कि घटकर अभी से 47% रह चुके हैं। साउथ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन राइट्स हो चुके हैं, और ये हेट्रेड इतनी है कि पुलिस ने भारत माता के आइडल्स को कवर अप करना शुरू किया था, ताकि क्रिश्चियन सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक तपस्वी की तरह पोर्ट्रे करने की काफ़ी कोशिश की थी,
लेकिन उन्हीं के पार्टी मेंबर्स ऐसे इंटरव्यू दे रहे थे। राहुल गांधी रहते किस तरह हैं, एक राजकुमार कैसे एक तपस्वी का जीवन जी रहा है। जयराम जी, ये तो आपका कंटेनर है और इसी तरह का कंटेनर राहुल गांधी का है। अभी इस कैंप साइट में हमेशा 60 कंटेनर रहते हैं। कुछ 2 बेड के कंटेनर हैं, 2 बिस्तरे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ 4 बिस्तरे होते हैं एक कंटेनर में। कुछ ऐसे कंटेनर हैं जहाँ 12 बिस्तरे हैं। तो 2, 4, 12, कुछ में 8 भी हैं। राहुल जी का एक बेड कंटेनर है, आप दे सकते हैं। कंटेनर बेसिक डिज़ाइन एक ही है, एक बिस्तरा यहाँ, एक बिस्तरा यहाँ। और यहाँ एसी हुआ करता था। अभी वो एसी बंद किया गया है और जम्मू और कश्मीर और पंजाब के लिए ये हीटर लगी। इसीलिए हमने 9 दिन का विश्राम लिया था और लोग कह रहे थे राहुल जी कहीं चले जाएंगे। हाँ, यही हो रहा था। तो यहाँ ये हीटर लगाया जा रहा था, कनेक्शन, और ये अटैच बाथरूम है हर एक कंटेनर में। पर यहाँ लॉन्ड्री की भी व्यवस्था है। तो हर 7 दिन जो आपको धुलवाना है धुलवा लेंगे, इस्त्री कराना है इस्त्री करा देंगे। तो वो सब सुविधाएं हैं। लेकिन जब राहुल गांधी एक ही सफ़ेद टी शर्ट पहन रहे हैं तो किसको क्या पता लगेगा कि 30 या 40 टी शर्ट होंगे। मैंने ये सवाल नहीं पूछा है, पर उनके कंटेनर में एक ही बेड है। उनके कंटेनर में मैंने देखा नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि उनका एक कंटेनर, एक बिस्तरा होगा और एक वर्क प्लेस होगा। राहुल जी के लिए है। लेकिन मुझे भी बताया गया कि भाई लाइब्रेरी भी है इन कंटेनर्स में, एक हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ है। आपको। एक हमने मोबाइल लाइब्रेरी खोला है, अभी मोबाइल अस्पताल भी है। बताए कितने 60 हैं ये इस तरह के। हाँ, ऐसे 60 है। और ये कैंप यानी साइट ये में 60 इस तरह के ट्रक्स जो हैं ये लगातार चलते ये तो रहते हैं। बॉम्बे में बना है। ये ट्रक है, ये बेसिकली टाटा का ट्रक है या आयशर का ट्रक है। और ये कंटेनर है, ये हमने खरीदा नहीं है, इसको हमने टाटा से खरीद, किराए से टाटा लिया। का नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है, किराए में लिया है। और इस 60 कंटेनर को एक जगह रहने के लिए करीब 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। हम एक जगह में 2 रात नहीं रुकते। आज यहाँ पानीपत के हाईवे के पास हैं, कल हम और कहीं जाएंगे, पर 2 एकड़ का ज़मीन हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल भी दिखाया जाएगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। लाइब्रेरी है, मोबाइल क्लिनिक है, मोबाइल टॉयलेट भी है। हालांकि यहाँ तो एक अटैच टॉयलेट है, पर मोबाइल टॉयलेट भी है। एक सेल्फ कंटेन कम्युनिटी है। इसमें करीब 250 लोग रहते हैं। एक तपस्वी नहीं तो एक तपस्वी की वजह से। ये भी है। अच्छा, इधर ये बाद में शूट कर लेंगे हमारे कैमरा पर्सन देवी, अभी आपकी बात ही कर लेते हैं। यहाँ भी है, जी, एक यहाँ है। ये इधर एक अलमीरा है, देख लीजिए देवी। यहाँ पे कपड़े टांगे जा सकते हैं और राहुल गांधी की 30-40 टी शर्ट्स इसी तरह टंग जाती होंगी कहीं। नेशनल इशू बन गया। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या जैकेट्स उन्होंने छिप के कोई टांगी हुई है या नहीं, कि कभी ठंड लगी तो पहन लूंगा। ये हीटर है। जी हाँ, ये हीटर है और वो एसी लगा हुआ था। जी हाँ, और एक ये बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन उस तरह के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी जीने की आदत है, उनके लिए चाहे 3 महीने गुजारने हों, 4 महीने या 4 साल, जीवन ऐसे गुजारा जा सकता है। तो दर्शकों को मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये कंटेनर्स जो हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की कि राहुल गांधी कैसे रहते हैं। वो राहुल गांधी जिनको कहा गया कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो एक राजकुमार हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वो राहुल गांधी किस तरीके से पिछले 112 दिनों से ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। इस कंटेनर से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये 2 व्यक्तियों के लिए, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक ही कमरा है। अगर आप अपने आप को एक तपस्वी की तरह पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, तो आप मीडिया के सामने ऐसे इंटरव्यूज कैसे दे सकते हैं? ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। इस यात्रा के मेन टॉपिक्स में से एक था देश में बढ़ती हुई हेट्रेड को रेज करना। लेकिन जब भी वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वो अपनी रैली के दौरान ये कहते हैं कि उन्होंने 2800 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया, लेकिन उन्हें कोई हेट नहीं दिखी। अब मुझे नहीं पता कौन सी हेट की बात कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली। राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि वो एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने काफ़ी सारे टूर्स में इंडिया की बुराई तो की ही है। सबसे पहले 2022 के यूके टूर पे नजर डालते हैं, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था, Does not describe as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने पहले भी ऐसे कई स्टेटमेंट दिए हैं। India is not described as a nation, it is described as a union of states. साथ ही साथ यूके और यूएसए को इंडिया में इंटरफेयर करने को भी कहा था, क्योंकि उनके मुताबिक इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है।
ये जानते हुए भी कि इन देशों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का और गवर्नमेंट टॉपल करने का। अब इंडिया आते ही उन्होंने अपनी बात को डिफेंड करते हुए ये कहा कि उन्होंने ऐसी कुछ बात की नहीं थी, लेकिन उनकी बात का असर तो हुआ था। जब भी राहुल गांधी को पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया था, तभी यूएसए ने कहा था कि उन्होंने इस केस पर नजर रखी हुई है। साथ ही साथ जर्मनी भी हेल्प करने उतर गया था। अब थोड़ी नजर डालते हैं उनकी यूएस स्टोर पे। यहाँ पे भी उन पर आरोप है कि उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट किया था। अपने यूएस स्टोर के दौरान राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथ से मिलते हैं। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने यूएसए में डीपली हिंदूफोबिक इवेंट्स जैसे डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को ऑर्गेनाइज किया था। सुनीता विश्वनाथ की डायरेक्ट लिंक है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ, और ये जो पर्टिकुलर इवेंट था उसे तंजीम अंसारी नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का मेंबर है। इस ग्रुप के डायरेक्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एक पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन इमाम अहमद है। इमाम अहमद इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इंडिया में बैंड सिमी का हेड भी ICNA का मेंबर रह चुका है। एक और ऑर्गेनाइजेशन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, वो है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसके एलिजिड लिंक्स भी है बैंड सिमी के साथ, और इन्होंने टेररिस्ट यासीन मलिक को भी ओपनली सपोर्ट किया था। IAMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद अहमद है, जो कि इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं साल 2008 से 17 तक। और ये ग्रुप इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था क्योंकि वो हिजबुल मुजाहिदीन को फंड कर रहे थे। इन सब के साथ साथ राहुल गांधी ने चाइनीज एम्बेसडर के साथ भी प्राइवेट मीटिंग रखी थी, जब भी इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच क्लैश हुई थी। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन PM फेस रहना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इसके लिए तो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होंगे शशि थरूर, क्योंकि वो एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडियन पॉलिटिक्स का, साथ ही साथ वो काफ़ी प्रो इंडिया भी हैं, और डेफिनेटली राहुल गांधी से तो बेहतरीन पॉलिटिशियन है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बारे में ये बोला था एक इंटरव्यू में। I've had one conversation with the foreign minister. In my view, he doesn't understand the threat. और सेम सवाल शशि थरूर से पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था। I think he's very good. I think he's extremely. See, it's an extremely interesting decision that the Prime Minister took. That this is a ministry that requires a specialist, and that too not just a specialist who happens to be a politician, but a specialist who has come recently from that service, who spent a lifetime in that service, knows everything inside out, as somebody who's a practitioner who's working in that. लेकिन एक सैड बात यह है कि शशि थरूर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही कांग्रेस। उनके बदले इस इलेक्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, जो कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। अब क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो देखकर आपका भी ये रिएक्शन था जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।